आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज़ 20 साल पूरे करने जा रहा है। जी हाँ, 13 जनवरी 2005 का वो दिन जब एक चैनल के रूप में सीएनबीसी आवाज़ का आगाज़ हुआ था। ये वो दौर था जब देश में बिजनेस और स्टॉक मार्केट का मतलब अंग्रेज़ी होता था। उस वक्त हिंदी में किसी ऐसे चैनल का आना और अपनी जगह बनाना बड़ी बात है। हम ये पक्के भरोसे के साथ कह सकते हैं कि पिछले 20 साल में रिटेल के बीच इक्विटी क्रांति का सूत्रधार सीएनबीसी आवाज़ रहा है। इक्विटी कल्चर को छोटे शहरों तक पहुंचाने में सीएनबीसी आवाज़ ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपनी इसी यादगार जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष चोखानी, जो कि पिछले 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निवेशकों की समृद्धि के लिए बेहतरीन आइडियाज़ साझा कर रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज़ की 20वीं एनिवर्सरी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। जी, आपकी 20वीं सालगिरह पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सीएनबीसी आवाज़ ने काम किया है ये वेल्थ कल्ट को स्प्रेड करने पूरे देश में, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। और मैं इसी नेटवर्क में था जब सीएनबीसी आवाज़ लॉन्च हुआ था, और तब से लेकर अब तक मार्केट में क्या शानदार गेंस रहे हैं। निफ्टी 2000 का हुआ करता था। हाँ जी, 12 गुना हो गया। 12 गुना हो गया, 13% का कैगर। क्या क्या आपके हिसाब से मेन हाईलाइट रही हैं पिछले 20 साल में? अनुज, जैसे अर्निंग्स का दौर है, 12, 13, 14, 15% जैसे अर्निंग कागर आती है वैसे मार्केट बढ़ते ही रहेगा। तो कोई ऐसे अनयूजुअल बात नहीं है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है 12 गुना हो गया। बट जैसे आपने कहा कि ये 13% CAGR है, जो कि FD के रिटर्न से ऑलवेज 5-6% ज़्यादा ही मिलता है इसमें। तो ये एक धारणा इतने सालों से हम सबकी कोशिश थी कि लोगों में ये फैले कि एक जवान देश में जवान जो आदमी या औरत है वो थोड़ा रिस्क लेके अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और अगर आप में क्षमता है कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहें तो असली धन बिजनेस से बनता है, ना कि आप बैंक में जाके उसको डिपॉजिट में रख दें। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, और आज आई थिंक करीब 18 करोड़ डीमैट होल्डर्स हो गए हैं इंडिया में, ये इनकरेजमेंट देता है कि ये जो वेल्थ इफेक्ट अपने देश में आ रहा है ये सिलसिला चलते रहेगा। और 20 सालों की यही हिस्ट्री है कि कभी उछाल देखा, कभी गिराव देखा। बट जब आप टाइम पीरियड देखते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसमें देखते हैं कि अल्टीमेटली तो आप कमा के ही निकलते हैं यहाँ से। तो आई थिंक वो सेंट्रल लेसन रहना चाहिए। बिल्कुल। ये वो फेज़ था जिसमें हमने मार्केट में अपर सर्किट भी देखा था 2009 में, और कोविड के टाइम पे लोअर सर्किट भी देखा था। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो वो सिर्फ एक एज डिस्टेंट छोटा ब्लिप दिखेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फिर वो जो छोटे ब्लिप्स उस समय बड़े लगते हैं, उसमें फिर कैसे मतलब बचा जाए? बट यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी 2-3 एकदम जो मूल सिद्धांत हैं कि अगर आपकी एसेट एलोकेशन ठीक हो और आप ओवर लेवरेज ना हो, देन आप मार्केट से डर के हट नहीं जाते हैं जब छोटा मोटा क्राइसिस आता है, एंड आप लगे रहते हो। और हर बिजनेस को कमाने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि मैंने आज शेयर ले लिया वो कल से बढ़ जाना चाहिए। जैसे अब का भी जो दौर चल रहा है, मार्केट ने 3-4 साल एकदम तेज़ी देखी है, अब उसको थोड़ा डाइजेशन का पीरियड चाहिए। तो उसमें अगर आप उदास हो जाए कि मार्केट घट रहा है, चल नहीं रहा और मैं निकल जाऊँ, तो जो मार्केट के मैक्सिमम रिटर्न आई थिंक साल के 20 दिन में आते हैं। और वो अगर उस 20 दिन में आप मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं हैं तो वो गैप निकल जाता है और आपके हाथ में शेयर निकल जाते हैं फिर। तो ये खाली यही लेसन है कि आप इन्वेस्टेड रहें, अपना एसेट एलोकेशन ठीक रखें, और जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो कभी कभी टिल्ट हो जाता है कि एक सेक्टर ओवर डोमिनेट करता है। जैसे IT एक बार बीच में हो गया था, डिफेंस लास्ट ईयर हो गया था, या स्मॉल कैप ज़्यादा हो जाते हैं, लार्ज कैप कम हो जाते हैं। वो खाली बैलेंस बना के बैलेंस वे में आप चलें तो ये 13% जो आपने 20 साल का रिटर्न बताया है, नथिंग अनयूजुअल, ये सिलसिला चलने ही वाला है। उसमें एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, जो हम ग्राफिक्स प्ले भी कर रहे हैं, निफ्टी का 13% का कैगर है, मिड कैप का उससे थोड़ा ज़्यादा और स्मॉल कैप का उससे भी ज़्यादा। तो मिड कैप का 15% का कैगर है, स्मॉल कैप का 16% है। अभी कहने को अब देखिए 13% से 1075% हो गया, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा और जोड़ दें, एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप दिखा दें अगर, तो वो 13% को हल्का सा बढ़ा दें, 15 पे ले आएँ तो वो 10 गुना का 16 गुना हो गया, इधर 11 गुना का। तो एक सवाल जो लाजमी है कि क्या ब्रॉडर मार्केट इसी तरीके से आउट परफॉर्म करती रहेगी जो हमने कई सालों से देखा है? ये हम खुद एनएम ग्रुप भी जो है, वी हैव बीन क्रिएचर्स ऑफ न्यू कंपनीज कमिंग टू मार्केट। जैसे 90s में जब मैं चालू किया तो उस टाइम दौर था इन्फोसिस, मैरिको, ZTV और ये सब नए नए बिजनेसेस आए थे। और जब एक नया बिजनेस चालू होके अल्टीमेटली लार्ज बिजनेस बनता है,
उसमें वेल्थ क्रिएशन मैक्सिमम होती है, बट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। तो आज हमें जो विनर्स हैं उनके नाम याद रहते हैं, जो लोग बीच दौर में दे डोंट मेक इट, उनको हम भूल जाते हैं। तो जो इंडेक्स में रिटर्न दिख रहे हैं, इट इज़ अ सर्वाइवरशिप बायस, कि जो आप 3-4 अच्छे शेयर रख लिए, जैसे आईटी में अगर आप देखें तो इन्फोसिस कहीं है एंड 4-5 कंपनियां जो आज साफ है और वो है ही नहीं। तो इफ़ यू आर लकी यू आर इन इन्फोसिस, और अगर आप जो फ्लाई बाय नाइट टाइप कंपनीज थी जो एकदम साफ हो गई, उनमें रह जाते तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो जो मिड कैप डेफिनेटली शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियो, बट इन मॉडरेशन, बिकॉज एक लेवल आपको थोड़ा सेफ्टी चाहिए लार्ज कैप्स का, एंड देन जो एक्सेस रिटर्न आता है वो मिड कैप ऑल्सो, इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेंशनरी साइकिल इन द इकोनॉमी। तो ये आई मीन दुनिया का ही दस्तूर है। जैसे इंडिया वर्ल्ड में एक मिड कैप है, अमेरिका लार्ज कैप है, मेगा कैप है लार्ज, तो वो अपना भी जब दौर आ रहा है कि हम बढ़ रहे हैं और ये मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ जा रहे हैं, अगले 20 साल में होपफुली हमें देखने मिलेगा कि भारत देश एक लार्ज कैप हो गया दुनिया में। बिल्कुल। मैं तो पढ़ रहा था कि जो ओरिजिनल निफ्टी 50 था उसमें सिर्फ 6 स्टॉक बाकी हैं। ओह, इज दैट राइट? अच्छा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, रिलायंस, और आई थिंक 3-4 और स्टॉक्स होंगे जो ओरिजिनल निफ्टी 50 के हिस्सा थे। और उसके बाद खैर कई स्टॉक्स उसके बाद लिस्ट हुए हैं, जैसे TCS तो काफ़ी बाद में लिस्ट हुआ है, तो उस हिसाब से। राइट। तो मनीष जी, फिर इस समय हम जिस मार्केट में हैं अब इस समय, इस मार्केट में आपको लगता है कि कमाई के मौके हैं, या फिर अभी ये मार्केट, क्योंकि हम इस बार जो गिरे हैं वो एक ख़राब अर्निंग्स के पीछे गिरे हैं, क्या इस समय मार्केट में आपको लगता है कि कुछ समय हमें बिताना पड़ेगा जिसमें हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना रखें? सी, हम लोग रिसेंटली एक स्टॉक मार्केट ग्रुप की गैदरिंग हुई थी, उसमें यही एक चर्चा का विषय था। तो ये था कि कभी कभी आपको चाहिए कि एक पीरियड डाइजेशन का भी होना चाहिए, कि आपने बहुत भोजन खाया है तो एक बार थोड़े घंटे निकाल दीजिए कि भोजन पच जाए, ताकि अगला भोजन आप कर पाएँ। आई थिंक ये ऐसा दौर है कि तीनों जो अपने इम्पल्स हैं इकोनॉमी में, कंजम्पशन साइकिल थोड़ा स्लो है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हो या इनकम लेवल हो या जॉब्स हो, वॉट एवर मे बी द रीज़न। एक्सपोर्ट जो क्षेत्र है उसमें भी अनसर्टेनिटी है अब दुनिया में, स्पेशली विद कमिंग ऑफ ट्रम्प, और ये चाइना +1 भी कैसे प्ले आउट हो रहा है। उनकी खुद की सरप्लस $1 ट्रिलियन हो गई है, इंडिया में इतने एक्सपोर्ट बढ़े नहीं हैं, FTAs इतने साइन हुए नहीं हैं, तो ये भी एक दौर है जिससे भी हम गुजर जाएंगे। और तीसरा जो केपेक्स साइकिल है, जो कि पिछले दशक में कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत लोन लेके एक्सपेंड किया था, 5-10 अगले साल के केपेक्स लगा दिए थे, तो वो भी थोड़े अब डिमांड को थोड़ा सबड्यूट देखे वो भी धीरे एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो तीनों जो मेन इम्पल्स के सेक्टर हैं, तीनों में अप टू एक्सपेक्टेशन द एक्सपेंशन इज़ नॉट विजिबल, वेयर एज मार्केट हैज़ ओवर डिस्काउंटेड ऑलमोस्ट कि ये 20-25% तो ग्रोथ आएगा ही आएगा। और वो जब नहीं दिखता है तो एक बार यू हैव टू सेट बैक एंड रिकैलिब्रेट कि यहाँ से कहाँ जाना है। आई थिंक वो दौर अपना हो रहा है अभी। इस दौर में क्या होता है कि एंटायर मार्केट विल नॉट फॉल एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑन वन डे। वो जैसे आपने कई शहरों में देखा होगा 25-30% शेयर घट गए हैं, इंडेक्स में आपको बेरली 10% दिखा होगा, बट काफ़ी जो शेयर है वो 25-30% में भी सम ज़्यादा भी घट गए हैं। तो जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है और आपका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा हो, वहाँ पे वन शुड स्टार्ट लुकिंग। वो वैसे गैदरिंग जो है काफ़ी हुज हु की गैदरिंग, वो जयपुर में जो आप लोगों की, राधा कृष्ण जी ने अपने 40 साल पूरे करने के लिए निमिष भाई के साथ बहुत अच्छा गैदरिंग उन्होंने किया था, एंड ऑल ऑफ अस वर सो थैंकफुल कि बहुत ही मज़ा आया। क्या निकल कर आया उसमें से कुछ अगले 20 साल की? नहीं, वेल दैट वाज अ प्राइवेट गैदरिंग, तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा ऐसा एक प्रोफेशन है या ग्रुप है जो एक दूसरे के सक्सेस से खुश होते हैं लोग। मैंने बाकी काफ़ी इंडस्ट्रियों में देखा है कि वो ईर्ष्या की भावना रहती है कि वो आगे निकल गया, वो मेरे से ये कर दिया। यहाँ पे सब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं कि देखो ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, और हम सब मिल के ऑलमोस्ट, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन एक बुक आई थी कि आज़ादी के दौर में जो लोग निकले थे वो सब खुश थे, वैसे ही ये दौर के जो लोग हैं सब साथ में कि सब खुश है कि सब एकदम ऑल हैव डन रियली वेल। और आप सबने बहुत वेल्थ भी बनाई है ऑब्वियसली, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि आप जितने भी सब वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी सोसाइटी को गिव बैक भी कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है।
मार्केट में फिर मनीष जी यहाँ से लेकर अगर हमने पिछले 20 साल में 13% का कैगर देखा है निफ्टी में, जो आज की जनरेशन अब स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही है, उसका फिर यही सवाल होगा कि क्या फिर वो अगले 20 साल में भी उस तरीके की कैगर बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़ी मार्केट बनते जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज शायद थोड़ी कम हो जाती हैं उस हिसाब से। नहीं अनुज, जैसे आपने कहा जो द हिस्ट्री नेवर रिपीट्स बट इट राइम्स, और जब मैं आया था इस मार्केट में 1990 में, तो उस टाइम जैसे सेंचुरी, मफतलाल, टाटा स्टील, ये सब बड़े शेयर होते थे, और ये चेंज हुआ और बाय 2000 के दशक तक इट वाज हिंदुस्तान लीवर, HDFC, इन्होंने लीडरशिप ले ली थी। एंड देन ऑफ कोर्स IT सेक्टर टुक लीडरशिप। उसके बाद जैसे टेलीकॉम सेक्टर आया, प्राइवेट बैंक्स आए, अब जैसे ये प्लेटफॉर्म कंपनीज आ रहे हैं। तो द पेस ऑफ चेंज इन एनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ टूवर्ड्स जो इनोवेशन ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि मार्केट इज़ रिवॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज। आप भले ही 1 लाख करोड़ प्रॉफिट कमा लें, बट अगर आपका ग्रोथ रेट 3-4-5% है तो कोई उसको मल्टीपल नहीं मिलेगा। और वही चीज़ आप 1000 करोड़ कमा रहे हैं और आप उसको 40% पे कंपाउंड कर रहे हैं, जैसे कि आज ये डिफरेंस आपको दिखने मिल रहा है इन अ ग्रेट कंपनी लाइक SBI और HDFC। द एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज़ $10 बिलियन, और जोमेटो में आज 1000 करोड़ प्रॉफिट है, बट वो लग रहा है कि ये 50-100% कंपाउंड हो सकता है अगले 4-5 सालों के लिए। तो वहाँ एक्साइटमेंट है, यहाँ एक्साइटमेंट कम है। हमारा जो जॉब ये है कि हमें देखना है कि व्हाट इज़ इन द प्राइस एंड व्हाट इज़ नॉट इन द प्राइस। तो कहीं पे निराशा के भाव मिलते हैं, वहाँ पे गेन मिल सकता है, और कहीं पे एक्सूबरेंस के भाव हैं जो कि आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। जैसे कि आई वुड से बाय एंड लार्ज अपना मार्केट में यही दौर है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि 25-30% तो अर्निंग ग्रोथ आ जाएगी आराम से इस एक्सपेंशनरी साइकिल में, और वो स्लो होके ऑलमोस्ट 10-11 पे आ गई है। बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, मैं वो लिस्ट देख रहा था, ओरिजिनल जो स्टॉक्स थे सेंसेक्स के 1986 में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, रिलायंस और टाटा स्टील। सिर्फ ये स्टॉक्स हैं जो, और एक आध स्टॉक्स हैं जो इस जनरेशन ने सुने भी नहीं होंगे शायद। प्रीमियर ऑटो उसमें से एक स्टॉक है जो हुआ करता था। बॉम्बे डाइंग उस समय निफ्टी में हुआ करता, सेंसेक्स में हुआ करता था। बल्लारपुर उस समय सेंसेक्स में हुआ करता था, जिसका आज कहीं नामो निशान भी नहीं है। इंडियन रेयन, ये जितने भी नाम मैंने गिनाए, आपने सब पीक पे देखे हैं। इनसे क्या गलतियां हुई जो अगले 20 साल में आज की ग्रेट कंपनियों को नहीं करनी है? ये हिस्ट्री का लेसन ये है कि आप समय के साथ नहीं बदलते हो, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करते हो, तो आप पिछड़ते जाते हो। और ये अपने देश के साथ भी हुआ था। अगर आपको याद है, जब भारतवर्ष 30% वर्ल्ड GDP का हिस्सा होता था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया, इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर मिस किया, तो मिलिट्री वे में हारे, और फिर जो काम करते थे आर्टिजन हार गए मशीन के खिलाफ। फिर जब इंडस्ट्रियल एज शिफ्ट हुआ और IT एज आया, तो हम सबके ऑलमोस्ट IT वर्कर्स बन गए। वी वर नॉट द इन्वेंटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि आज आप देख रहे हैं अमेरिका में या चाइना में, दे आर कंट्रोलिंग द प्लेटफॉर्म्स, कि अमेजोन हो या गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। हमारे इन्फोसिस, TCS ने सब ने काम किया इनके लिए, पर वो प्लेटफॉर्म हम नहीं ओन कर पाए। तो अगला जो 20 साल आने वाला है, उसमें मेरी ये धारणा है कि IP, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के जो प्रति काम करेंगे, वो कंपनियां आगे बढ़ेंगे। जैसे आज भी छोटे रूप में आप देखिए, आज के रिपोर्ट में आया था कि टाटा पंच हैज़ बिकम द नंबर 1 सेलिंग कार मॉडल इन इंडिया, ओवरटेकिंग मारुति फर्स्ट टाइम। अब ये बड़ी बात है। हाँ। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन EV। भारत से एक्सपोर्ट आज होता है, जैसे आपको लगे कि बजाज स्कूटर क्या है या बजाज मोटरसाइकिल क्या है, पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन ब्रांड को बाहर कैरी कर रहा है। तो एक एक देश जैसे बढ़ता है दुनिया में, पहले आपने देखा जापानीज़ प्रोडक्ट आए, फिर कोरियन प्रोडक्ट आए, अब चाइनीज़ प्रोडक्ट आए। तो अपना भी ये दौर होगा कि हमें जाके दुनिया के साथ जूझना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जीतना पड़ेगा। और वही कंपनी अल्टीमेटली मार्केट कैप ह्यूज क्रिएशन वहाँ होता है। आज भी जो लार्जेस्ट कंपनीज आप देखें, TCS हो या रिलायंस हो, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो वैसी कंपनियाँ अब निकलेंगी जो समय के साथ बदलें, टेक्नोलॉजी के अहेड रहें, वही कंपनी आगे जाके भी जीतने वाली है। अच्छा, आपने कोरियन की बात की। बहुत एक मेरे शो पे रमेश दमानी जी आए थे, उन्होंने एक रिस्क बताया था मार्केट के लिए, K-Top। उन्होंने कहा था जो कोरियन कंपनियां आके बड़े बड़े IPO कर रही हैं, और बाई चांस की बात है कि वो Hyundai के IPO के साथ ही करीबन मार्केट ने अगर अभी के लिए टॉप मान ले तो वो हुआ। तो ये इस थ्योरी में दम है क्या वैसे? हर
इन अ राइजिंग मार्केट राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम बनते रहेंगे। तो ये आई वुड कंसिडर टेम्पररी टॉप, Temporary क्योंकि top, पास्ट में हमने ये कहा था कि जब जापानीज निवेशक कोई मार्केट में आते हैं तो टॉप बनता है। बिल्कुल। तो अगर जब उस टाइम आप Daiichi वगैरह देखते हैं कि आए थे। नमूरा आ गया अंदर मार्केट में, तो मार्केट से निकल जाए तो आप पूरा मिस कर देते। सो डेफिनेटली द डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच था वो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, अगर इतना डिमांड आएगा कि $3 बिलियन मंथली SIP में आ रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो बिजनेसमैन है वो भी सोचेगा मैं क्यों ना अपना सप्लाई दूं यहाँ पे। तो वो भी मैच हो गया। तो ये डिमांड सप्लाई का जो सिलसिला है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा है और होना भी चाहिए, और वो पैसे को जो लोग लेके अपने बिजनेस में लगाते हैं उसी से अगला ग्रोथ का इम्पल्स आता है। सो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। एंड जैसे आपने बहुत सही वे में शुरू किया था कि 20 साल में 13% कंपाउंडिंग माने 12 गुना आपका पैसा हो गया। अगर 13 को आप कम समझ के आप मार्केट से निकल जाओगे तो अगला जो 12 गुना होने वाला है वो आप मिस कर जाओगे। बिल्कुल। पिछले साल 9% ही रहा वैसे तो शायद इस साल या अगले साल कॉम्पनसेट करने का मौका मिले। ये एवरेज आप पॉइंट टू पॉइंट ले रहे हैं। अगर होपफुली जो दिन बहुत निराशा होती है और आप SIP कर रहे हो तो होपफुली आपका एवरेज इससे बेटर ही आता है। और जैसे आपने सही कहा कि अगर पोर्टफोलियो मिक्स में थोड़ा मिड कैप का भी मिक्स हो जाए, मिश्रण हो जाए, और थोड़ा तड़का आपका स्मॉल कैप का भी लग जाए, तो होपफुली और रिटर्न ओवर टाइम कैन बी हायर। हैविंग सेड दैट, आज के दिन स्मॉल कैप के मल्टीपल 40% प्रीमियम पे हैं। तो आज वक्त नहीं है कि आप स्मॉल कैप सोच के कि ये पास्ट में हुआ तो आज ही मैं घुस जाऊं। इसमें भी एक निराशा का दौर जब आएगा उस टाइम पे लेने से फ़ायदा रहेगा। एक और मैंने स्टडी की थी कि अगर पिछले 20 साल में अगर आपने डेली SIP की, मंथली SIP की या क्वार्टरली SIP की, तो आपके रिटर्न्स में फ़र्क पड़ा क्या? रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्वार्टरली तक ठीक है, हाँ वो ईयरली पर अगर आ जाएंगे तो फिर वो एंट्री पॉइंट का यू मे मिस द बस। लेकिन मंथली या क्वार्टरली तक के SIP अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आवाज़ के 20 साल का जश्न मना रहे हैं हम, और बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा मनीष जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पिछले 20 साल में क्या हुआ, अगले 20 साल में क्या हो सकता है, लेकिन पब्लिक मेमोरी काफ़ी शॉर्ट होती है, तो ज़्यादातर पिछले 1 साल में या 2 साल में क्या हुआ वही लोग याद रखते हैं। 2024 की जो सबसे बड़ी थीम्स थी उनमें से एक थी EMS या PLI थीम। डिक्सन टेक फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टॉक जिसने मैसिव रिटर्न्स दिए। क्या ये थीम, और दूसरी एक और थीम थी और जिससे आप भी सार्वकार रखते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेज, चाहे एक्सचेंजेस हो या डिपॉजिटरीज, कुछ भी उठा कर देख लीजिए। क्या ये दो थीम्स 2025 में भी कंटिन्यू करेंगी? क्या कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए इन्हें? सी अनुज, अपना जो मेन काम है एज ए इन्वेस्टर इज़ टू टेक अ एसिमेट्रिकल बेट कि यू आर बाइंग पेसिमिज्म एंड सेलिंग ऑप्टिमिज्म। ओके, राइट। अब ये जो क्षेत्र थे जब शुरू हुए तो सब जैसे EMS में सोचते थे क्या 4% 5% मार्जिन का बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। उसमें द स्किल ऑफ मैनेजिंग स्केल एंड वर्किंग कैपिटल एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेंडर्स एंड क्लाइंट ऑर्डर्स वाज द रियल स्किल, एंड विच जैसे डिक्सन ने एकदम ब्रेकआउट करके दिखाया। Keynes is another example where they working capital is very different from the way Dixon manages it. और सिरमा है जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल के तरफ ध्यान देता है, या एम्बर है जो AC के तरफ ध्यान देता है। बट ये मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये दिस इज़ लाइक अ मारुति मोमेंट फॉर इंडिया, कि जब मारुति इंडिया में आई तो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हुआ और ऑटो बिजनेस इंडिया में ग्रो हुआ, एंड यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करने लगे स्मॉल कार्स। सो ये जो कमिंग ऑफ एप्पल हुआ इंडिया में, कि जैसे कल भी जेक सलिवन ने कहा कि 25% एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया में होगा, सैमसंग भी यहाँ आएगा, फॉक्सकॉन भी यहाँ है, तो ये एक इकोसिस्टम बन रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी बड़ी कंपनी इसमें खड़ी हो रही है, तो ये एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। ये लोग आसानी से आई थिंक 30-40% कागर अगले 3-4 सालों में सब बात कर रहे हैं। बट क्वेश्चन इज़, अब आप मल्टीपल दे चुके हो 100 गुना से ज़्यादा, तो अगर आप 40 ग्रो करते हो और 100 के पी हो तो 100 का आपका मल्टीपल घट के समझिए 75 हो जाएगा या 65 हो जाएगा। इवन इफ़ यू ग्रो 50%, स्टिल देन यू ग्रो 1 more ईयर तो आपका 40 हो जाएगा या 45 हो जाएगा।
स्टिल यू ग्रो देन यू विल, तो एट सम पॉइंट ये पी आके 15-20 पे आके सेटल होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज दैट ओनली। तो अब कितने साल का ग्रोथ आप आगे पे कर रहे हो और आप में पेशेंस है कि मैं इसे देखूँ। सेम थिंग अबाउट आर कैपिटल मार्केट, कि आई रिमेंबर जिस साल आई थिंक दिवाली शो में बात की थी हमने कि ये कैपिटल मार्केट थीम है, म्यूचुअल फंड थीम है, एंड सब ये तो सेबी इसको मार रहा है, इनको ज़्यादा के ज़्यादा कानून लग रहे हैं, या ये 10 बेसिस पॉइंट का ब्रोकरेज बिजनेस बच गया है, वेल्थ मैनेजमेंट में जो आरएम है वो सारा प्रॉफिट ले जाते हैं। बट ये जो सेक्युलर शिफ्ट हो रहा है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि नॉट ओनली आज कैपिटल मार्केट थीम है, ये आप देखिएगा 1.5 साल में वापस बैंकिंग के तरफ सब उछाल आएगा, क्योंकि जब अप साइकिल में आपको लगता है कि ये ग्रोथ अनलिमिटेड चलते ही रहेगा, दूसरे साइड को आप निगलेक्ट करते हो, वो एग्जैक्टली रिवर्स हो रहा है उस टाइम और आज में। तो ये थीम एज अ बिजनेस चलेंगे, बट शेयर के भाव इन मेनी केसेस आर सबने डिस्काउंटिंग अ लॉट ऑफ द फ्यूचर। ये जो आपने बात कही ना मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एसिमेट्रिकल जो आपने बात कही इसमें, लेकिन कई बार रिस्क होता है ना, अगर आपने इन्होंने को आज ही बेच दिया फॉर एग्जांपल, कहीं जल्दी तो नहीं बेच दिया, या फिर कुछ कहीं जल्दी खरीद तो नहीं लिया, तो उसकी टाइमिंग कैसे करें फिर? सी उसका कोई जवाब नहीं है। मैं अगेन एग्जांपल देता था कि आई थिंक इन्फोसिस 2000 के साल में या 2001 में जब टॉप बना था, इट वाज ऑलमोस्ट इन डॉलर टर्म्स आई एम टॉकिंग नाउ, $45 बिलियन मार्केट कैप हो गई थी। आज 95 बिलियन है। 24 साल निकल गए। डॉलर टर्म में डबल है। आई मीन इन रूपी टर्म्स इट्स डन बेटर, बट इन डॉलर टर्म्स इट कुछ भी नहीं, बिकॉज ऐसा क्लाइमेटिक टॉप बनाया उस टाइम पे कि अगर आप उस यूफोरिया में अगर आप नहीं बेच पाए तो द कंपनी डिड वेल, नो डाउट, एंड कंपनी कंटिन्यूज टू डू वेल, बट एज अ इन्वेस्टर इट वाज योर जॉब टू सी व्हाट एम आई पेइंग फॉर। आज जो ये 100-150 के पी मल्टीपल चलते हैं, एटलीस्ट आई फील जैसे नॉट आई एम इन द सेम लीग, बट जैसे सुनील गावस्कर आते होंगे और ये T20 के स्ट्रोक देखते हैं, ये सूर्य कुमार यादव क्या खेल रहे हैं, हु इज़ अ ग्रेट कैप्टन टुडे। तो ऐसा मार्केट में कभी कभी हमें भी लगता है कि ये क्या चल रहा है, इतना मोमेंटम में हम लोग जैसे पी टू ग्रोथ, पी इटसेल्फ इज अ डेरिवेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसके ऊपर आप बोलते हो पी टू ग्रोथ मल्टीपल निकाल ले। हम लोग गिनते थे कि 0.5 0.6 तक ले ले तो ठीक है। आज मानते हैं कि इसको 2 टाइम्स ऑफ ग्रोथ पे भी ले लें पी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया EMS में 40-50% ग्रोथ है और 100 का पी है, तो यू आर पेइंग अ लॉट टुडे, और ये ऑलमोस्ट नॉन मैथमेटिकल मार्केट हो गया है कि मोमेंटम जब तक है तब तक हम जारी रहेंगे। एंड ये ऑल्सो एग्जैजर्बेट हुआ है 2 चीज़ों से। एक तो द एडवेंट ऑफ एल्गोरिथम्स हु टेक अ ट्रेंड एंड एक्सटेंड इट मैक्सिमम। बिल्कुल। ETF जो प्राइस एग्नोस्टिक रहते हैं बिकॉज दे हैव टू प्ले अलॉन्ग विद द इंडाइसिस। एंड थर्ड इज़ रिटेल जो कि प्योर मोमेंटम खेलते हैं। मैंने पास्ट में भी कहा 3 शेयर मैं इंडिया में देखता था, येस बैंक, आइडिया, वोडाफोन एंड सुजलॉन। मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ होते थे, मैक्सिमम। अब किसी को पूछो कि इनमें क्या कमाई है, क्या होने वाला है, किसी को धारणा नहीं, बट थीम अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी में सुजलॉन है, बैंकिंग में येस बैंक है, टेलीकॉम बहुत अच्छा है, आइडिया, उस पर अनाप शनाप पैसा लग रहा था। इसमें सब में 30% करेक्शन हो गया है। तो बिना जाने कि क्या होता है यू कैन लूज मनी। सो इट्स नॉट ओनली क्लाइमेटिक टॉप, समटाइम्स यूफोरिया इन अ सर्टन शेयर ऑल्सो टेल्स यू कि समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर। जितने इंडियंस के पास वोडाफोन आइडिया, उनमें से 25% के पास भी भारतीय नहीं है। ये मतलब एक एंड एग्जैक्टली, एंड द एब्सोल्यूट मनी वेल्थ वाज मेड इन भारतीय। 110-120 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बन गया। बिल्कुल। एंड आज भी अगर जैसे रिलायंस जियो कह रहे हैं कि उनका होपफुली IPO आएगा टेलीकॉम का, और वो भी 120-130 बिलियन से कम में नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली भारतीय पोटेंशियली कुड लिफ्ट ऑफ इवन मोर। एब्सोल्युटली। चलिए, खैर आपने एक एग्जांपल अच्छा दिया सूर्य कुमार यादव का, शुक्र है कि विराट कोहली का नहीं लिया। नहीं, बट सी जैसे हर ग्रेट प्लेयर के अप डाउन साइकिल होते हैं, स्टॉक्स में भी होते हैं। तो दैट्स ऑल आई से कि इफ़ यू डोंट चेंज विद द टाइम्स एंड यू डोंट स्टे अहेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो डेब्यूटेंट बॉलर है वो भी कभी कभी सचिन का विकेट ले लेता था। तो ऐसे कोई सोच ले कि मैं ही सबसे शाना हूँ और मैं ही जानता हूँ, अपना भी विकेट यहाँ गुल हो जाए। तो वी हैव टू कीप लर्निंग। हमारे बिजनेस का मेन सिद्धांत ये है कि वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। बिल्कुल। एंड जो कमाई होती है वो बिजनेसमैन के पीछे होती है। तो जैसे कहते हो बुलक कार्ट के नीचे जो कुत्ता घूमता है, हम लोग अपने आप को अगर वो ह्यूमिलिटी से रखें कि उनके छाँव में हम चल रहे हैं एंड वेल्थ क्रिएटर वो हैं, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस।
चलिए फिर इसी हम्बल नोट पर इस शो को यहाँ समेटेंगे। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।